नमस्कार दोस्तों, आशा है कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का एससीएस एकेडमी में। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस को। और वर्तमान में इस सिलेबस की हम देखें तो यहाँ हम यूनिट 1 के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। जब आप एमपीपीएससी के सिलेबस को देखते हो और खासकर यूनिट 1 को देखते हो तो वहां पर आपको भारत के इतिहास के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिखाई पड़ते हैं। हम इस पूरे इतिहास के टॉपिक को अलग अलग मॉड्यूल में डिवाइड करके डिस्कशन कर रहे हैं। और वर्तमान में हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, वो मुगल काल से संबंधित है। हमने मुगल काल के टॉपिक को पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने इसके समस्त इंपॉर्टेंट शासकों के बारे में बात कर ली। जैसे हम लोगों ने बाबर के बारे में बात की, हुमायूं के बारे में बात की, अकबर के शासन व्यवस्था को डिटेल में देखा, और फिर जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की व्यवस्था को भी देखा। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है और औरंगजेब की मृत्यु के बाद शुरू होता है मुगलों के पतन का युग, जिसे हम आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत देखेंगे दोस्तों। तो फिलहाल हम लोग मुगलों के 6 प्रथम महत्वपूर्ण शासकों को देख चुके हैं और इस क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं भारत में मुगलों के द्वारा जो प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की गई थी, जो सांस्कृतिक और जिस प्रकार की आर्थिक प्रणाली को स्थापित किया गया था उसके बारे में। हमने पिछले लेक्चर में इतिहास के बात की थी मुगलों की आर्थिक व्यवस्था के बारे में। उससे संबंधित समस्त चीजों को हम लोगों ने समझ लिया कि किस प्रकार की भूमि व्यवस्था हो, राजस्व व्यवस्था हो या व्यापारिक औद्योगिक व्यवस्था मुगलों ने स्थापित की थी। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मुगलों की स्थापत्य कला के बारे में। जब हम मुगलों की स्थापत्य कला के बारे में दोस्तों बात करते हैं तो हमें यहाँ एक चीज क्लियर दिखाई पड़ती है, वो क्या कि मुगलों की स्थापत्य में कई सारी इमारतें भारत में बनाई गई। और जब इतिहासकारों के वर्णन को हम लोग पढ़ते हैं और मुगलों की स्थापत्य कला के विवरण को देखते हैं तो हमें ये चीज दिखाई पड़ती है यहाँ कि मुगलों ने इंडो इस्लामिक शैली के अंतर्गत या भारतीय और इस्लामिक पद्धति के अंतर्गत भारत में स्थापत्य के काम करवाए। तो यहाँ एक चीज मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं दोस्तों कि ये इंडो इस्लामिक शैली का जो एक विवरण हमें देखने को मिलता है, ये हमें एक प्रकार से कपोत कल्पित सा लगता है, क्योंकि जिस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर ये देखने की बात कर रहे थे और यहाँ पर अलग अलग साम्राज्य के जो विदेशी व्यवस्था रही उनकी तकनीकों के प्रयोग की बात कर रहे थे, वो एक प्रकार की हमको नकारात्मक सी देखने को लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि यहाँ पर हम अगर इमारतों की बात करें, आगरा के किले की बात करें हम लोग, या हम लाल किले की बात करें, ताजमहल की बात करें, जामा मस्जिद की बात करें, ये सारी की सारी इमारतें मुगल काल में बनाई और यहाँ की स्थापत्य कला का एक उदाहरण पेश करती हैं। और खासकर शाहजहां के समय में जो स्थापत्य का काम हुआ तो उसको महत्व दिया गया। और यहाँ जो भी इमारतें बनाई गई उन इमारतों को बनाया किसने? यहाँ पर जो बनाने वाले लोग थे, कारीगर थे, मजदूर थे, वो तो भारतीय थे। तो अगर ये सारी की सारी इमारतें उन कारीगरों ने, उन मजदूरों ने बनाई जो भारतीय थे, तो ऐसे में इनको आप कैसे उस शैली का बता सकते हैं जो शैली कभी रही ही नहीं। तो खैर, इतिहास में आपको इंडो इस्लामिक शैली के बारे में दिखाई चीजें पड़ती है, तो उसके बारे में हम चीजें यहाँ देखेंगे। समस्त वे इमारतें जो भारत में मुगल काल के दौरान स्थापित की गई थी, यही पूरा सिस्टम आपको मुगलों के स्थापत्य के तौर पर दिखाई पड़ता है। मुगलों के स्थापत्य को जब हम देखते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोगों को इसमें मौजूद तत्वों को देखना है। ये जो मुगल स्थापत्य थी, इसको लेकर इतिहासकारों का कहना होता है कि इसमें आपको ईरानी, तुरानी, ट्रांस ऑक्सियन, सल्तनत कालीन और भारतीय तत्वों का मिश्रण देखने को मिलता है। मतलब इतिहासकार ये कहते हैं कि ये एक प्रकार का मिश्रण स्थापत्य है, जहां पर अलग अलग समय की अलग अलग सांस्कृतिक व्यवस्थाओं को शामिल करके स्थापत्य को किया गया। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूं कि जो मजदूर थे, काम करने वाले जो कारीगर थे, वो सभी के सभी भारतीय थे। तो इन सभी चीजों को हम भारतीयों के द्वारा स्थापित चीजों के तौर पर जानते हैं। चूंकि इस समय शासन व्यवस्था मुगलों की थी, इसलिए इसको हम मुगलों के स्थापत्य के तौर पर देख रहे हैं। अब ईरानी, तुरानी, ट्रांस ऑक्सियन, सल्तनत कालीन, भारतीय तत्व हमें इस पूरी व्यवस्था में मिश्रित दिखाई पड़ते हैं। और जो भी इमारतें, जो भी स्थापत्य का काम किया गया दोस्तों, उसमें खुरदरे पत्थरों का प्रयोग किया गया, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया और संगमरमर का प्रयोग किया गया। अब समझने वाली बात है कि इसमें से अधिकांश चीजें जो होती थी दोस्तों, वो भारत की ही होती थी। भारत के अलग अलग क्षेत्र के अंतर्गत इन चीजों का उत्पादन होता था और इन सभी चीजों का प्रयोग किया जाता था। जैसे राजस्थान के इलाके देख लें हम लोग, मध्य प्रदेश के इलाके देख लें, यहाँ पर चूना पत्थर के भंडार बहुत है और यहाँ संगमरमर आपको पर्याप्त मात्रा में दिखता है। तो ये सभी की सभी चीजें हमारे यहाँ मौजूद थी, जिनका प्रयोग करके मुगल शासकों ने इमारतों के निर्माण को बढ़ावा दिया है।
अगर हम मुगल कालीन स्थापत्य की बात कर रहे हैं तो इसकी हम लोगों को विशेषताएं देखनी होंगी। जब हम मुगल कालीन स्थापत्य की विशेषताओं को देखते हैं तो यहाँ हम लोगों को दोस्तों बड़े बड़े किले देखने को मिलते हैं। मतलब यहाँ पर कई मील तक विस्तृत घेरे वाले किले बनाए गए थे, छोटे मोटे किले नहीं बनाए गए, किले बहुत बड़े बड़े बनाए गए, कई मील तक उनका विस्तार होता था। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि एक शहर नुमा व्यवस्था दिखाई पड़ती है। इनमें घुमावदार, कोणदार और रंगीन कलर की मेहराबों का प्रयोग किया गया है। तो मेहराबों का बड़े पैमाने पर मुगलों ने अपने स्थापत्य में प्रयोग किया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पित्रा दूरा तकनीक जो है उसका प्रयोग यहाँ हमें देखने को मिलता है। तो पित्रा दूरा तकनीक का सबसे ज्यादा प्रयोग करने वाला अगर कोई भारत में शासक रहा तो वो शाहजहां रहा था। लेकिन इस पित्रा दूरा तकनीक का भारत में पहली बार कहां पर प्रयोग किया गया था, तो वो भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि एतमदौला का मकबरा, एतमदौला का जो मकबरा है दोस्तों, वो मकबरा बनवाया था उसकी पुत्री नूर ए जहां ने। नूर ए जहां ने बनवाया और जहांगीर कालीन ये एक इमारत थी जो बनवाई गई थी, एक मकबरा बनवाया गया था। इसको हम भारत में पूर्णतः शुद्ध संगमरमर का पहला मकबरा भी कहते हैं। और यहाँ पर पहली बार भारत में हमें पित्रा दूरा तकनीक का प्रयोग देखने को मिलता है। अब समस्या ये कि पित्रा दूरा तकनीक क्या है, तो इसे साधारण शब्दों में आप समझ सकते हैं कि जो कठोर पत्थर होते हैं उन पत्थरों पर रत्नों का जो हीरे जवाहरात टाइप रत्न होते हैं महंगे महंगे महत्वपूर्ण, उनको जड़ने का जो काम किया जाता है उसे हम पित्रा दूरा तकनीक के नाम से जानते हैं। और ये इटली की इतालवी तकनीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो कठोर पत्थरों पर, चट्टानों पर हम देखें जब आप रत्न जड़ने का काम करते हैं तो वो तकनीक पित्रा दूरा तकनीक के अंतर्गत साधारण तौर पर मानी गई। इस तकनीक का प्रयोग शाहजहां के समय बड़े पैमाने पर हुआ, लेकिन सबसे पहले हम लोग इसे यहाँ पर प्रयोग देखते हैं। इसके अलावा जो मुगल काल में हमको स्थापत्य देखने को मिला उसमें हमको भव्यता देखने को मिलती है, विशालता देखने को मिलती है, सजावट, अलंकरण और बहुत बारीक काम हमें वहां देखने को मिलता है कि बहुत बारीकी के साथ पूरी व्यवस्था में काम किया गया है, हर एक चीज पर ध्यान दी गई थी। तो ये मुगल कालीन जो स्थापत्य रहा है उसकी विशेषता रही है, जिसमें संगमरमर का भी पर्याप्त प्रयोग हुआ है, लाल बलुआ पत्थर का भी प्रयोग हुआ है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। तो इसके अलावा हम देखें तो स्थापत्य का जो प्रारंभ है दोस्तों वो अलग अलग मुगल शासकों के समय में हम लोगों को देखने को मिला। शुरुआत की बाबर ने। जब हम बाबर के समय की बात करते हैं दोस्तों तो बाबरनामा में बाबर इसको लेकर उल्लेख करता है। बाबर कहता है कि तत्कालीन वास्तुकला में संतुलन का अभाव था, इसलिए बाबर ने ध्यान रखा कि इमारतें सामंजस्यपूर्ण ज्यामितीय हो। अब देखिए कि ये तो ऐसा कहेगा ही, बाबर ने ऐसे क्या ही चीजें हमारे देश में आकर की, 5 बार आक्रमण किया और 1526 से लेकर 1530 तक शासन व्यवस्था करके चला गया। क्या ही इसने भारतीय स्थापत्य को, भारतीय बोल सकते हैं कि स्थापना की व्यवस्था को जाना होगा, लेकिन जितने समय तक ये रहा उसमें भी ये व्यक्ति यही लिख के जाता है कि संतुलन का अभाव हमें देखने को मिलता है, जबकि हमारे देश में इनसे बेहतर तकनीकी व्यवस्था मौजूद थी जो हमें ध्यान रखना। लेकिन उसके बावजूद इसने बाबरनामा में ये व्यवस्था लिखी है। इसने इसके समय हम देखें तो पानीपत की काबुली बाग की मस्जिद हो, संभल की जामी मस्जिद हो, मीर बाकी के द्वारा अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद का हम लोगों को निर्माण देखने को मिला, वो भी दोस्तों एक यहाँ व्यवस्था रही बाबर के समय में। और इनका आप लोगों को लक्ष्य दिखाई पड़ता है कि इन्होंने मैक्सिमम मंदिर जो है, मंदिर को मस्जिद में तब्दील किया है। इनके निर्माण की व्यवस्था जो रही है, भले ही बाबर आपको ये कह रहा हो कि वास्तुकला में संतुलन का अभाव था, लेकिन अधिकतर निर्माण की विशेषता जान लीजिएगा कि पहले से या तो कोई मंदिर या कोई हिंदू ढांचा रहा होगा, उस ढांचे पर ही इन्होंने अपनी मस्जिदों का निर्माण करवाया है। बोलने का मतलब सीधा ये है कि अधिकतर इन्होंने हिंदू संस्कृति से संबंधित साक्ष्यों को खत्म करने के लिए उनके द्वारा निर्मित व्यवस्था पर अपनी व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास किया, ताकि इनकी व्यवस्था बहुत वहां दिखाई पड़े। और यही काम किया मीर बाकी ने। इस मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया, जहां पर हमारे राम मंदिर के साक्ष्य हम लोग देखते हैं। रामलला की जन्मभूमि थी, जिसको लेकर हमारे देश में लंबा संघर्ष भी चला, और अंततः हम देखें तो हमें वहां पर रामलला आज विराजमान देखने को मिलते हैं। तो ये वही बाबरी मस्जिद की व्यवस्था है जो हमारे भारतीय ढांचे के ऊपर स्थापित की गई थी। अंततः सत्य की जीत के बाद यहाँ फिर से रामलला का मंदिर बनता है। आगरा का रामबाग, इसको बोलते हैं दोस्तों आराम बाग भी इसको कहा गया है। आगरा का आराम बाग भी कहा जाता है। यहीं पर बाबर को उसकी मृत्यु के बाद दफनाया गया था। लेकिन जब बाबर की इच्छा को देखा गया तो उसने ये कहा था कि मुझे
काबुल में दफनाया जाए, तो बाद में बाबर की कब्र काबुल में स्थापित करवाई गई थी, परंतु प्रारंभ में जब बाबर की मृत्यु हुई 1530 में, तो उसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। इसके अलावा हुमायूं जो है वो ईरानी शैली से बहुत ज्यादा प्रेरित था, उसे ईरानी शैली बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी। तो ऐसे में उसने दीने पनाह लगभग 1633 के आसपास, सॉरी हम लोग बात करें 1533 के आसपास हम देखते हैं, तो हमें यहाँ पर दीने पनाह की व्यवस्था देखने को मिलती है। 1533 में ही हुमायूं ने दीने पनाह जो है उसकी स्थापना करवाई थी और इसका अंत भी यही हुआ था। 1556 में इसी दीने पनाह में एक पुस्तकालय भवन की सीढ़ियों से उतरते समय हुमायूं गिर गया और उसकी मौत हुई थी। तो ये ईरानी शैली से प्रभावित था हुमायूं। लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि जो बाबर था उसको बागान लगाने का बड़ा शौक था, इसलिए बागानों का राजकुमार कहा जाता था किसको, बाबर को। और बाबर को इसीलिए आराम बाग में दफनाया गया था क्योंकि उसकी जो बनावट है वो उसी के द्वारा संपन्न करवाई गई थी। तो ये प्रारंभ की स्थापना की व्यवस्था थी जो हमें बाबर के समय देखने को मिली। इसके बाद हम देखें अकबर के समय में, तो अकबर के समय में हमें कई सारे प्रकार के निर्माण कार्य देखने को मिलते हैं। इसमें हिंदू मुस्लिम शैली का मिश्रण हमें दिखाई पड़ता है। यहाँ पर हम देखें सबसे पहले हुमायूं का मकबरा 1570 के आसपास दिखाई पड़ता है। हुमायूं का मकबरा दोस्तों दिल्ली में बताया जाता है और कहा जाता है कि इस पूरे परिसर में लगभग 140 के आसपास कब्र मौजूद हैं। और यहीं पर हमें दारा शिकोह जो शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा था, सबसे विद्वान शासक मुगल काल का रहा, उसकी कब्र भी दिखाई पड़ती है। हालांकि उसका नाम वहां नहीं लिखा हुआ, लेकिन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना है कि यहीं पर उसका जो धड़ है वो दफनाया गया था। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा जो कि हुमायूं की विधवा ने बनवाया था, उसका नाम आप सभी को पता है, क्या नाम है? तो आप लोग सब जानते हैं कि हुमायूं की जो पत्नी रही है वो हामिदा बानो बेगम रही है। तो हामिदा बानो बेगम जो रही है ये हुमायूं की विधवा थी और इसी ने ही 1570 के आसपास यहाँ पर हम देखते हैं हुमायूं का मकबरे का निर्माण करवाया। आगरा का किला लगभग 1565 के आसपास बना और 1565 के आसपास आगरा का किला जो है वो अकबर के समय के हम लोग बनता हुआ देखते हैं, क्योंकि अकबर जो है वो 1562 से हम देखें तो स्वतंत्र शासक के तौर पर काम कर रहा है। ठीक है, इसके पहले अकबर कहीं ना कहीं बैरम खां के संरक्षण में रहा, फिर वो हरम दल के शासन के अंतर्गत रहा जिस पर महामंगा का बहुत ज्यादा प्रभाव था। लेकिन 1562 से एक स्वतंत्र शासक के तौर पर हम जब अकबर को देखते हैं तो वहीं 1565 में अकबर आगरा के किले का निर्माण करा था, जिसे 1983 के आसपास हम यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल भी देखते हैं। लाहौर का किला जो है वो भी अकबर के समय बना था। और अकबर के समय की एक और इम्पोर्टेंट जो स्थापना रही दोस्तों वो फतेहपुर सीकरी रही। ये 1986 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। फतेहपुर सीकरी जो है दोस्तों ये कई मील में फैला हुआ एक छोटा सा शहर रहा। कहा जाता है कि अकबर ने ये जोधाबाई के लिए स्पेशली बनवाया था। यहाँ पर एक जोधा का महल भी है। तो फतेहपुर सीकरी के बारे में हम यहाँ डिटेल में बात करने वाले हैं। एक छोटा सा शहर जो है वो यहाँ पर स्थापित करवाता है अकबर, और यहीं पर अकबर बुलंद दरवाजे का निर्माण भी करवाता है 1573 में। गुजरात विजय की थी अकबर ने लगभग 1571-72 में, और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ही अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। इलाहाबाद का किला अकबर के समय बना हुआ है और फतेहपुर सीकरी का पंचमहल जो है वो 1583 में अकबर ने बनवाया था। तो ये अकबर के समय की इंपॉर्टेंट स्थापत्य की व्यवस्था रही है जो हम लोगों ने यहाँ पर देखी है। अब थोड़ा सा फतेहपुर सीकरी को हम डिटेल में यहाँ देखें तो हुमायूं का मकबरा हम लोग देख चुके हैं कि हुमायूं का मकबरा 1570 में हामिदा बानो बेगम ने बनवाया। फारसी शिल्पकार थे मिर्जा ग्यास बेग, इन्होंने इसको बनाया था। बलुआ पत्थरों का प्रयोग हुआ है। लाल चार बाग शैली में इसका निर्माण हुआ है। इसमें दोहरे गुंबद में संगमरमर का भी प्रयोग हुआ है और इसके आधार पर ही बाद में ताजमहल का निर्माण हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। आगरा का किला 1565 में बनवाया था। लगभग 1.5 मील व्यास का ये आगरा का किला है और इसमें दो इंपॉर्टेंट दरवाजे हैं, एक दिल्ली गेट और एक अमर सिंह गेट। जब हम दिल्ली गेट की बात करेंगे और अमर सिंह गेट की बात करेंगे तो इन्हीं के नाम से आगरा का किला और फेमस भी है। आगरा के किले के इन दोनों गेटों में हम देखें तो हमें जयमल और फत्ता की मूर्तियां लगी मिलती हैं। जब अकबर ने मेवाड़ का अभियान किया था
तो मेवाड़ के अभियान के दौरान इन लोगों ने अकबर की सेना को बहुत बड़ी टक्कर दी थी और उस टक्कर से अकबर बहुत प्रभावित हुआ कि लगभग लगभग अकबर की सेना को इन दोनों वीरों ने हरा ही दिया था। अगर ये दोनों वीरों की शहादत ना होती तो शायद ही हम कह सकते हैं कि इस क्षेत्र पर अकबर अधिकार कर पाता और उसके विजय अभियान वहीं रुक जाता। तो इनकी वीरता से प्रभावित होकर ही अकबर ने क्या किया, जयमल और फत्ता की मूर्तियां लगवाई थी आगरा के किले के बाहर। जब हम फतेहपुर सीकरी की बात करते हैं तो लगभग 36 किलोमीटर दूर है आगरा से फतेहपुर सीकरी। ये कई मीलों में विस्तृत एक शहर के रूप में हमें दिखाई पड़ रहा था। लाल बलुआ पत्थर का यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रयोग किया है और यहाँ 7 मील लंबे घेरे वाले किले का निर्माण हुआ है। अकबर ने इसे लगभग हम देखें 1571 से लेकर 1585 के बीच में इस दौरान अपनी प्रशासनिक राजधानी के तौर पर भी देखा था। हम प्रारंभ में देखें तो आगरा इनका केंद्र दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आगरा से जब जोधाबाई आ गई तो जोधाबाई के साथ इन्होंने कहां मूव कर गई, फतेहपुर सीकरी, और फतेहपुर सीकरी में 1571 से 85 के बीच में प्रशासनिक राजधानी के तौर पर अकबर देखा जाता है। और यहाँ पर दोस्तों कई सारे महल हमें देखने को मिलते हैं। बहाउद्दीन ने इस फतेहपुर सीकरी की पूरी डिजाइन बनाई थी, पूरा तैयार करवाया था। इसमें दीवाने आम, दीवाने खास, जामा मस्जिद, इबादत खाना, सलीम चिश्ती का मकबरा, बुलंद दरवाजा, हिरण मीनार, मीना बाजार, हवा महल, पंच महल, बीरबल का महल, जोधा का महल, मरियम का महल और तुर्की सुल्ताना की कोठी, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट इमारतें हैं जो फतेहपुर सीकरी में हमें मिलती हैं यूपी में। तो घूमने के हिसाब से देखें तो बहुत बड़ा पूरा एक शहरनुमा व्यवस्था देखने को मिली और इसके लिए यमुना से एक नहर बनाकर अकबर ने पानी भी पहुंचा दिया था यहाँ पर। क्यों पानी पहुंचा दिया था? क्योंकि इस पूरे शहर में शानदार सजावट के लिए फव्वारे लगाए गए थे, है ना। और जो फव्वारे लगाए गए थे उन फव्वारों में पानी कैसे आएगा? तो कहीं ना कहीं इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए जो फव्वारे की व्यवस्था की गई थी स्पेशली जोधाबाई के यहाँ पे, तो उसमें पानी कैसे आएगा? तो उस पानी के लिए नहर बनाकर पानी यहाँ तक लेकर आया था अकबर। लेकिन कालांतर में कहीं ना कहीं अकबर की एक मानसिक सोच या फिर पिछड़ेपन की स्थिति देखें, इसे पनौती माना जाने लगा और उसके बाद पुनः उसने अपनी व्यवस्था को आगरा शिफ्ट कर लिया था दोस्तों। तो ये फतेहपुर सीकरी की बात हम लोगों ने यहाँ पर की है जो उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद हम देखें जहांगीर के समय। दोस्तों जब जहांगीर के समय हम देखते हैं तो जहांगीर का स्थापत्य कला में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। जहांगीर का स्थापत्य कला में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए हम जहांगीर के समय में मुगल स्थापत्य का विश्रांति काल देखते हैं। मतलब कहीं ना कहीं इस समय यहाँ मुगलों के स्थापत्य की दृष्टि से कोई विशेष हमें चीजें देखने को नहीं मिलती, इंटरेस्ट नहीं मिला, क्योंकि जहांगीर सीधे सीधे बाग बगीचे और चित्रकारी में ही अपना महत्व रखता था। उसको हमेशा शौक था कि वो शराब पीता रहे और चित्रकारी की व्यवस्था को देखता रहे। लेकिन फिर भी यहाँ पर सिकंदरा में अकबर का मकबरा हो, एतमदुल्ला का मकबरा आगरा में नूरे जहां ने बनवाया था। नूरे जहां के पिता थे एतमदुल्ला, ये याद रखिएगा आप लोग। इसके अलावा अब्दुल रहीम खाने खाना का मकबरा दिल्ली में है, अनारकली का मकबरा लाहौर में है, जहांगीर का मकबरा लाहौर में है, दिलकुश बाग जो है वो लाहौर में है और शालीमार बाग कश्मीर में है। ये सभी की सभी संरचनाएं हैं, ये जहांगीर के समय की संरचनाएं। एग्जाम में क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जा सकता है। इसके बाद हम एतमदुल्ला के मकबरा की बात करें तो मिर्जा ग्यास बेग जो है वो एतमदुल्ला का वास्तविक नाम था, इसे एतमदुल्ला उपाधि दी गई थी। लगभग 1626 से 28 के बीच में नूरे जहां ने इस मकबरे का निर्माण करवाया था। आगरा में है, यमुना नदी के किनारे पर, सफेद संगमरमर से ये सुसज्जित है और पितरादुरा तकनीक का प्रयोग पहली बार इसी में किया गया। संगमरमर का प्रयोग पहली बार इसी में किया गया था हमारे देश में। शाहजहां के काल की बात करें तो शाहजहां का काल दोस्तों मुगलों की स्थापत्य कला की दृष्टि से स्वर्ण काल के तौर पर जाना जाता है। शाहजहां के काल में कई इंपॉर्टेंट इमारतें बनी, इसी कारण से इस काल को बोल सकते हैं स्थापत्य की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा गया। बड़े पैमाने पर शाहजहां ने संगमरमर और पितरादुरा तकनीक का प्रयोग किया। इसने यहाँ पर मेहराबों को, गुंबद को, मीनारों को, परकोटा को, बुर्ज आदि चीजों को अपने यहाँ के स्थापत्य में बड़े स्तर पर प्रयोग किया और बहुत सारी इमारतें इसने बनवाई। इसने आगरा के किले का पुनरुद्धार किया, वहां में दीवाने आम और दीवाने खास का निर्माण करवाया। शाहजहानाबाद शहर की स्थापना की और इसे बाद में अपनी राजधानी के तौर पर बनाया, जब यहाँ पर उसने लाल किला बनवा दिया। इसके अलावा दिल्ली की जामा मस्जिद जो है वो शाहजहां के समय बनी और आगरा का ताजमहल भी शाहजहां के समय हमें
निर्मित दिखाई पड़ता है दोस्तों, याद रखिएगा। अब यहाँ पर जो जामा मस्जिद का किस्सा है, इसको भी एक विवादित चीज पर देखा जा रहा है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति जो रही वो जानबूझकर इन लोगों ने उस मस्जिद की सीढ़ियों पर लगवा दी गई थी। ये भी आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। ये विशेष तौर पर औरंगजेब का काम हमें दिखाई पड़ता था। खैर, ताजमहल की बात करते हैं दोस्तों, तो ताजमहल क्या है? तो ताजमहल एक कब्र है, ताजमहल एक मकबरा है। ठीक है, ताजमहल को आप एक मकबरे के तौर पर, एक कब्र के तौर पर देखते हैं। कहां है ये? आगरा आपको दिखाई पड़ेगा, यमुना किनारे। क्लियर? आज इसे देखें तो विश्व के 7 अजूबे में शामिल किया गया है, विश्व के 7 अजूबे में शामिल किया गया है, और 1983 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। तो ये जो मकबरा है, ये जो कब्र है, इसके वास्तुकार आपको उस्ताद अहमद लाहौरी दिखाई पड़ते हैं, और इसका निर्माण कार्य जो है वो 1632 से 1653 के बीच में लगभग 22 वर्ष इसमें लगते हैं, और 4 से 5 करोड़ रुपए का इसमें खर्च हमें दिखाई पड़ता है। और ताजमहल का पूरा नाम है दीवान ई खास ए खुसरो, इसका पूरा नाम दिखाई पड़ता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ताजमहल में हमें मुमताज की कब्र दिखाई पड़ती है। किसकी कब्र? मुमताज की, और बाद में यहाँ पर शाहजहां को भी दफन किया गया था। तो इन दोनों की कब्र कहाँ है? ताजमहल में है। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि मुमताज की कब्र को लेकर हम पढ़ते हैं बुरहानपुर, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में मुमताज की कब्र है। तो सोच लीजिए फिर ताजमहल में मुमताज की कब्र कैसे हो सकती है? तो मुमताज की कब्र बुरहानपुर में थी, बाद में इसकी अस्थियों को निकाल कर ले जाकर ताजमहल में दफना दिया गया, क्योंकि ये माना जाता था कि मुमताज के लिए ही इसका प्रयोग करवाया, इसको बनवाया गया था। अब यहाँ पर आप देखिए ताज महल, यहाँ पर 2 शब्द दिखाई पड़ते हैं। तो ताज जो है वो मुमताज के नाम से लिया गया, ठीक है, ताज। तो ये तो ताजमहल के लिए शब्द यूज किया गया है। वहीं अगर महल की बात करें तो इस संदर्भ में कहा जाता है कि ये कब्र या मकबरा के संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग किया गया। इसलिए कहा गया जहां पर मुमताज का मकबरा है वही ताजमहल है। क्लियर है? तो ये एक व्यवस्था है। कई सारे विदेशी पर्यटक जो हैं वो हमारे यहाँ ताजमहल में हमें देखने को मिलते हैं। कहते हैं कि साल भर में लगभग 80 लाख से 1 करोड़ लोग जो हैं वो ताजमहल घूम लेते हैं। 750 के आसपास यहाँ पर टिकट लगता है, विदेशियों के लिए अलग चार्ज और भारतीयों के लिए अलग चार्ज होता है। आगरा में है दोस्तों, ये व्यवस्था याद रखिएगा। लेकिन सोचिए कि आपके घरों में ताजमहल की जो फोटो होना और ये चीजें क्या आपके लिए एक शगुन की बात है? तो नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने घर में ना तो किसी मकबरे का फोटो रखता है, ना ही किसी कब्र का फोटो रखता है। तो आप सोच लीजिए अगर आपके घर में किसी ताजमहल की फोटो या फिर कोई भी उसकी प्रतिकृति रखी हो तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लाल किले की बात करते हैं। तो लाल किला जो है ये शाहजहां के समय बनाई गई एक इंपॉर्टेंट इमारत थी, और जब इस इमारत की बात करते हैं दोस्तों, इसका निर्माण कार्य लगभग 10 साल में हुआ था। लगभग 10 साल का समय लगा जिस दौरान लाल किले का निर्माण होता है, और इसका निर्माण कार्य लगभग 1638 से लेकर 1648 के बीच में होता है। 1648 में ये पूरी तरीके से बनकर तैयार होता है, और 1648 में जब ये पूरी तरीके से बनकर तैयार हुआ, उसके बाद जो है वो हमें दिखाई पड़ता है कि दिल्ली का जो क्षेत्र है वो राजधानी के तौर पर शाहजहां स्थापित करता है। ठीक है, तो ये यहां से दिल्ली जो है वो मुगलों की राजधानी के तौर पर हमें दिखाई पड़ती है। जब हम लाल किले के पूरे दृश्य को देखते हैं तो हमें यहाँ पर रंग महल, हीरा महल, नौबत खाना, दीवाने आम, दीवाने खास देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो ये लाल किले के भीतर जब आप घूमने जाएंगे तो वहां की पूरी व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। यहां आपको हयात बख्श बाग भी देखने को मिलेगा। ये जो बाग है ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट बाग रहा है, और इसकी प्राकृतिक सुंदरता बहुत ज्यादा थी। इस प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए, निहारने के लिए इस समय 2 मंडप भी लाल किले के अंदर बनवाए गए थे। एक मंडप का नाम था सावन मंडप और दूसरे का नाम था भादो मंडप। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि भादो मंडप और सावन मंडप भारत में किस किले के अंतर्गत हमें दिखाई पड़ते हैं? तो वो लाल किले के अंदर दिखाई पड़ते हैं। इसकी योजना जो है वो अष्टकोणीय थी, और 2007 में इसे विश्व धरोहर स्थल के तौर पर भी शामिल किया है। अगर हम 500 का नोट देखते हैं दोस्तों, तो 500 के नोट के पीछे जो तस्वीर होती है दोस्तों वो लाल किले की ही होती है। लाल किले को बनाने में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था दोस्तों, और इसी कारण से इसको लाल किला भी कहा गया है। ये अगर हम देखें तो दिल्ली के
बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करने वाला एक इलाका है। लाल किले का क्षेत्र जो है दोस्तों, आज आप उसे पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं, पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं। और लाल किले में ही अंतिम मुगल सम्राट, अगर हम देखें, अंतिम मुगल सम्राट हम देखें जिसका नाम हमें देखने को मिलता है बहादुर शाह जफर। ये बहादुर शाह जफर जो है ना दोस्तों, ये इसी किले में था और यहीं से इसको पकड़कर ले गए थे अंग्रेज और बाद में रंगून में इसको कैद करके रखा था और 1862 में वहीं इसकी मृत्यु हुई थी। तो ये माना जाता था कि जिस भी शक्ति का लाल किले पर झंडा लहराने लगता था उसको भारत का स्वामी सा मान लिया जाता था, क्योंकि ये मुगल सत्ता का प्रतीक सा बन गया था लाल किला। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो लाल किला जो रहा बहुत इंपॉर्टेंट रहा। और भारत में आजादी के बाद हम देखें तो जो प्राइम मिनिस्टर का 15 अगस्त का भाषण होता है, झंडा फहराने का समय होता है, वो भी लाल किले पर ही होता है। लगातार यहां पर हम प्रधानमंत्रियों के द्वारा 15 अगस्त का संबोधन देखते आए हैं दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। तो लाल किला जो है वो दिल्ली में है, पुरानी दिल्ली का क्षेत्र आज हम इसे कहते हैं और एक बहुत बड़ा कैंपस हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप लोग लाल किला घूमने जाने की योजना बनाते हैं तो वो योजना आप बिल्कुल गर्मी के मौसम में मत बनाइएगा, क्योंकि गर्मी के मौसम में इतनी गर्मी आपको लोगों को लगने वाली है कि आप इस पूरे कैंपस को घूम ही नहीं पाएंगे। तो ठंड का मौसम एक तरीके से अच्छा होता है अगर आप इस क्षेत्र में घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो ये लाल किले की बात रही। इसके बाद हम औरंगजेब के समय की बात करें तो औरंगजेब के समय लगभग मुगल स्थापत्य अपनी अंतिम अवस्था में हमें दिखाई पड़ता है। इसने कोई बड़ा कार्य नहीं करवाया मुगल स्थापत्य की दृष्टि से। इसके समय हम देखें तो एक तो बादशाही मस्जिद लाहौर की दिखाई पड़ती है, मोती मस्जिद लाल किले के अंदर बनवाई गई थी। अब एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा जामा मस्जिद किसके समय बनी थी, तो आप लोग शाहजहां बना देंगे। लेकिन दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो औरंगजेब ने करवाया था। ये लाल किले परिसर के अंतर्गत है। इसके अलावा रबिया उद दौरानी, रबिया उद दौरानी का मकबरा जो है वो औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनवाया था औरंगजेब के समय। याद रखिएगा ये औरंगजेब की पत्नी थी दोस्तों, और इसको हम लोग बोल सकते हैं कि इसका एक और नाम हमें देखने को मिलता है दिलरास बानो बेगम। ये फारस की राजकुमारी थी जिसके साथ औरंगजेब का विवाह करवाया था शाहजहां ने, और इसके लिए एक भव्य दरबार भी आयोजित करवाया गया था। तो ये जो बीबी का मकबरा है वो आप दिलरास बानो बेगम का या फिर आप रबिया उद दौरानी का मकबरा ही कहते हैं। ये सेम एक ही नाम है, एक ही औरत के नाम है। इसके वास्तुकार अताउल्ला थे दोस्तों। अताउल्ला कौन रहे, उस्ताद अहमद लाहौरी के पुत्र थे ये। और इसमें हंसपत राय का भी हम लोगों को सहयोग देखने को मिलता है। इस मकबरे को आप बीबी का मकबरा और साथ ही साथ इसे आप दक्कनी ताज भी कहते हैं दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। तो एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो हम लोगों ने यहां इस लेक्चर में अभी तक तो बात की है मुगलों के समय के स्थापत्य के बारे में, और स्थापत्य के बारे में हम लोगों ने बाबर से लेकर औरंगजेब तक के समस्त शासकों के समय में मुगलों ने क्या क्या स्थापत्य के काम किए उन सब में चर्चा किया है। लेकिन मुगलों के समय में जब हम देखते हैं दोस्तों, हमें साहित्यिक विकास भी देखने को मिलता है। और जब हम साहित्यिक विकास की बात करते हैं तो अकबर के समय इसमें बहुत बड़े परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि हिंदी भाषा को अकबर के समय महत्व दिया गया था और इस समय हमें अकबर के द्वारा एक अनुवाद विभाग की भी स्थापना देखने को मिलती है। इसके अलावा शाहजहां का बड़ा पुत्र दारा शिकोह जो है वो सबसे विद्वान मुगल शासकों में जाना गया। उसके समय भी भारत में साहित्यिक दृष्टि से कुछ कार्य देखने को मिले। तो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं आप क्या, मुगल साहित्य कला, साहित्य के क्षेत्र में क्या काम हुआ है। तो मुगल कालीन साहित्य को जब हम देखते हैं दोस्तों तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर इनकी जो राजभाषा थी वो फारसी थी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि मुगलों की राजभाषा क्या थी, तो मुगलों की राजभाषा थी दोस्तों फारसी। इसके अलावा हिंदी, संस्कृत और कई सारे ग्रंथों का अनुवाद भी हमें देखने को मिला। तो अनुवादित साहित्य की रचना भी हमें मुगल काल में देखने को मिलती है। अगर हम यहाँ पर इनकी अधिकांश पुस्तकों को देखें मुगलों की, तो यहाँ हमें राजाओं की जीवनी जो है वो देखने को मिलती है अधिकांश पुस्तकों में, जो कि इन्होंने इस समय स्थापित करवाई थी, लिखवाई थी। अगर हम यहाँ पर फारसी साहित्य की रचनाओं की बात करें तो सबसे पहले हम लोगों को बाबरनामा देखने को मिलता है। बाबरनामा की रचना स्वयं बाबर ने की थी, और बाबर ने जब इसकी रचना की थी तो तुर्की भाषा में की थी। हालांकि बाबर जो है वो अरबी, फारसी, अन्य भाषाओं को जानता था, लेकिन इसने यहाँ पर तुर्की भाषा में बाबरनामा को लिखा। और याद रखिएगा इस बाबरनामा का अनुवाद खाने खाना ने 1583 में करवाया था फारसी में। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और बाबरनामा जो है वो मुंबईयान,
मुंबई यान शैली में रचना की गई थी इसकी, जो गद्य पद्य की एक इंपॉर्टेंट शैली रही है दोस्तों। इसके अलावा हुमायूं नामा, हुमायूं की बहन गुलबदन बानो बेगम ने लिखा है। ये हुमायूं की जीवनी है जो हमें यहाँ दिखाई पड़ती है। इससे हुमायूं के समय की इंपॉर्टेंट घटनाएं, उसके जीवन से संबंधित प्रमुख इंसिडेंट्स जो होते हैं वो हमें यहाँ दिखाई पड़ते हैं। तो हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बानो बेगम ने की थी। इसके अलावा अकबर नामा की रचना दोस्तों अबुल फजल ने की थी। आप इसे आइन ए अकबर, आइन ए अकबर भी कहते हैं दोस्तों। ये अकबर की एक प्रकार से आत्मकथा है। ये 3 भाग में दिखाई पड़ती है। अकबरनामा के 3 भाग हैं। प्रथम भाग में इसके प्रारंभ के 30 वर्षों का वर्णन है, जब ये बोल सकते हैं कि पेटीकोट शासन की व्यवस्था में था, जब ये बैरम खां के संरक्षण में था। वो सभी जानकारी डिटेल में आप लोगों को अकबरनामा के प्रथम भाग से मिलती है। दूसरी भाग में अकबर के जीवन के अगले 46 वर्षों का वर्णन मिलता है, जिसमें उसके अलग अलग समय पर अलग अलग क्षेत्रों पर आक्रमण की जानकारी है। और तीसरे भाग में अकबर की शासन प्रणाली के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो ये अबुल फजल के द्वारा लिखी गई अकबरनामा थी। इसके अलावा शाहजहांनामा मिलती है। इसको हयात खां ने लिखा था। औरंगजेब के शासन के आरंभिक वर्षों को यह जानकारी देता है। इसके अलावा आलमगीर नामा भी हमें देखने को मिलता है। और आलमगीर नामा दोस्तों औरंगजेब से संबंधित है, क्योंकि औरंगजेब जब गद्दी पर बैठा था तो औरंगजेब ने आलमगीर गाजी की पदवी धारण की थी। तो ऐसे में काजिम शिराजी ने जब आलमगीर नामा लिखा तो उसने औरंगजेब के शासनकाल के बारे में सारी जानकारी इसमें डाल दी थी, ये भी पता होना चाहिए। इसके बाद जब हम देखें तो चहार चमन जो है वो भी एक ग्रंथ देखने को मिलता है, जिसकी रचना चंद्रभान के द्वारा की गई थी और शाहजहां के शासन की प्रणाली के बारे में जानकारी देती है। तारीखे शाहजहानी भी एक रचना है जो कि सादिक खान ने लिखी थी और शाहजहां के जीवन काल के बारे में जानकारी मिलती है। यहां से हम लोगों को शाहजहां के जीवन के अंतिम समय में जो उसका कष्टकारी जीवन रहा वो पता चल जाता है। तारीखे अल्फी ये मुल्ला दाऊद के द्वारा लिखी गई थी। इसमें इस्लाम धर्म के 1000 वर्ष पूरे होने के इतिहास का वर्णन किया गया था। देखिए कि हम जब देखते हैं कि 570 एडी के आसपास हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ और 610 के आसपास हम देखें उनको ज्ञान की प्राप्ति हम देखें, और 622 के आसपास हम हज यात्रा को देखते हैं और 632 के आसपास उनकी मृत्यु को देखते हैं। तो यहाँ पर हम इस्लाम को यहाँ से स्थापित होते देख रहे हैं। उसके 1000 साल पूरे हो गए थे शाहजहां के समय में, तब ये ग्रंथ की रचना की और उसके बारे में पूरी डिटेल दी। मजमाए अल बहरीन जो है ये दारा शिको ने रची थी दोस्तों, और हिंदू इस्लाम दोनों में कहीं ना कहीं एक ही पद की व्यवस्था की गई। ये कहा गया कि दोनों के दोनों जो हैं वो 2 रास्ते हैं जो एक ही लक्ष्य की तरफ आपको ले जाते हैं, ये दारा शिको इसमें कहता है। इसके अलावा फतुआत है आलमगिरी ईश्वर दास नागर ने रचना की थी, औरंगजेब के समय की जानकारी देता है। और तुजु के जहांगीरी जो है वो जहांगीर और मोतबिद खां ने लिखी थी। दोनों ने मिलकर इसकी रचना की, जिससे हमें जहांगीर के शासनकाल की इंपॉर्टेंट जानकारी पता चलती है। तो ये सभी इनके समय की प्रमुख रचनाएं थी दोस्तों, जो हम लोगों को यहाँ पता चली है। लेकिन 2 चीजें और आपको ध्यान होना चाहिए कि पंडित जगन्नाथ ने रस गंगाधर और गंगा लहरी की रचना की। ये दोनों की दोनों चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। मुगल काल के दौरान रस गंगाधर और गंगा लहरी की रचना पंडित जगन्नाथ ने की थी। और यहां पर आपको अकबर शाही और श्रृंगार दर्पण जैसे ग्रंथ भी देखने को मिलते हैं, जिनकी रचना पद्म सुंदर जी ने की थी। तो इन रचनाओं के नाम भी याद रखिएगा, क्योंकि उधर आप लोगों ने अधिकतर मुस्लिम इतिहासकारों को देखा जिन्होंने रचनाएं की थी, विद्वानों ने। यहाँ कुछ हिंदू रहे हैं, ब्राह्मण रहे हैं, जिन्होंने इस संदर्भ में रचनाएं भी की थी इस समय। इसके अलावा हम लोग अनुवादिक साहित्य को भी देखते हैं। कई सारे ग्रंथ का यहाँ में अनुवाद भी देखने को मिला, और ये अनुवाद जो हुआ वो फारसी में किया गया। तो एक तरफ हमने यहाँ अनुवादक का नाम लिखा, दूसरी तरफ उसकी रचना लिखी है। अगर हम यहाँ देखें नकी खां, बदायूनी, अबुल फजल और फैजी, इन सब ने मिलकर महाभारत का अनुवाद किया था। बदायूनी ने रामायण का अनुवाद किया है, फैजी ने लीलावती ग्रंथ का अनुवाद किया था, शाह मोहम्मद शहबादी ने कल्हड़ की राजत रंगणी का अनुवाद किया था, फैजी ने नल दमयंती की जो कहानी है उसका फारसी में अनुवाद किया था, अबुल फजल ने कालिय दमन का
कहीं ना कहीं संस्कृत में अनुवाद किया था। बदायूनी और हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने अथर्ववेद का संस्कृत में अनुवाद किया है, सॉरी संस्कृत के थे, फारसी में अनुवाद किया है। और दारा शिकोह इस संदर्भ में बहुत आगे रहा, इसने 52 उपनिषदों का अध्ययन किया, उनका फारसी में अनुवाद किया। गीता, योग वशिष्ठ जैसे ग्रंथों का इसने फारसी में अनुवाद करवाया और 52 उपनिषदों का अनुवाद करके तो उसने सिर अकबर रहस्य जो है वो यहाँ पर ग्रंथ लिखवा दिया था दोस्तों। तो ये सारे के सारे ग्रंथ जो है वो अनुवादित ग्रंथ रहे, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अनुवाद का जो श्रेय रहा है वो इसलिए इन लोगों को रहा है क्योंकि इन्होंने भारतीय जो व्यवस्था रही उसके बारे में जानकारी जुटाना चाहा कि भारतीय लोगों की संस्कृति हमसे किस प्रकार से श्रेष्ठ है वो पता तो चले, तो इन्होंने उस चीज को अनुवादित किया। लेकिन कालांतर में उन्हीं संस्कृति को इन्होंने दबाने का भी काम किया था। अब मुगल काल में कुछ महिलाओं का भी हमें रुतबा देखने को मिलता है, उन महिलाओं के बारे में भी जानकारी होना चाहिए, जैसे गुलबदन बानो बेगम। ये गुलबदन बानो बेगम जो है इसने हुमायूं नामा की रचना की थी दोस्तों, याद रखिएगा। हुमायूं की बहन थी ये और अरबी और फारसी की बहुत बड़ी विद्वान थी ये। माहम अंगा का नाम याद रखिएगा, अकबर की धाई मां थी ये, और इसके बेटे का नाम आदम खां था जिसके लिए इसने षड्यंत्र किया था अकबर को पद से हटाने के लिए। जो पर्दा शासन रहा, पेटीकोट सरकार रही, उसकी हेड जो थी वो माहम अंगाई थी। क्लियर है? अच्छा, इसके अलावा नूर जहां का नाम आपको देखने को मिलता है, जो जहांगीर के खिलाफ जुनता गुट बनाया गया था, जिसमें हम लोग खुर्रम को देखते हैं, शहरयार को देखते हैं, आसफ खां को देखते हैं, असमत बेगम को देखते हैं। ये पूरा गुट जो था जहांगीर के खिलाफ, उसकी नेतृत्वकर्ता जो थी वो नूरे जहां थी। नूरे जहां वही महिला है जिसने जहांगीर के समय में निर्णयों में बहुत बड़ा योगदान किया, क्योंकि जहांगीर तो एक शराबी था, हमेशा अपने शराबी और भोग विलासिता में डूबा रहता था। तो शासन संबंधी जो अधिकार थे वो मूलतः नूरजहां के हाथों में ही थे। वही हर एक प्रकार का आदेश देना हो या किसी भी प्रकार की स्थापना कार्य या व्यवस्था करवाना हो तो वो नूरजहां ही करवाती थी। तो यहाँ बहुत प्रभावशाली महिला के तौर पर आप नूरजहां को देखते हैं। इसके अलावा मुमताज महल, अगर नूरजहां का वास्तविक नाम देखें तो मेहरुन निशा, मेहरुन निशा जो है वो नूरजहां का नाम रहा था, जिसे बाद में जहांगीर ने उपाधि दी थी 1613 में नूरजहां की। वैसे ही मुमताज जो है ये अर्जुमंद बानो बेगम थी। अर्जुमंद बानो बेगम जो रही है वो मुमताज थी, जिसे मुमताज की उपाधि जो है वो शाहजहां के द्वारा दी गई थी। यहाँ शाहजहां की प्रिय रानी के तौर पर ये थी और इसे श्रृंगार प्रसाधनों और जेवरातों जो थे, हीरे जवाहरात और जो होते थे, उन सभी के संदर्भ में विशेषज्ञता हासिल थी। हालांकि इसने 14 बच्चों को जन्म दिया और 15वें बच्चे के जन्म के दौरान प्रसव पीड़ा से मुमताज की मौत हो गई, जिसके लिए बाद में आप ताजमहल देखते हैं। और मैंने आप लोगों को बताया है कि मुमताज में जो ताज है यही ताजमहल का आधार है। ठीक है, ताजमहल जो है वो मुमताज के नाम पर है, क्योंकि यहाँ मुमताज में जो ताज शब्द है वहीं से ताजमहल का नाम पड़ा है, क्योंकि महल जो है वो मकबरा को दर्शाता है और ताज जो है वो ताजमहल की इमारत को दर्शाता है। बराबर, तो यहाँ ये व्यवस्था थी। इसके अलावा जहां आरा का नाम बहुत फेमस है। शाहजहां की मुमताज से 14 संतानें थी, उसमें सबसे बड़ी जो थी वो शाहजहां की बड़ी पुत्री जहां आरा थी। जब 1658 में शाहजहां को औरंगजेब ने कैद कर लिया तो उसके अंतिम जो 8 वर्ष रहे, उन 8 वर्षों में शाहजहां की देखभाल का काम इस जहां आरा ने ही किया था। बहुत धार्मिक और सात्विक विचारधारा वाली थी। वहीं आपको असमत बेगम का नाम भी दिखाई पड़ता मुगल काल में। असमत बेगम नूरजहां की मां थी और इसने गुलाब से इत्र बनाने की जो पद्धति है उसको खोजा था। इसका भी यहाँ पर हमको अहम योगदान दिखाई पड़ता है व्यवस्था के अंतर्गत। तो यहां तक हम लोगों ने किसकी बात की? मुगल साहित्य की बात की। लेकिन जब आप मुगलों के इस पूरे जोन को देखते हैं तो आपको एक और चीज दिखाई पड़ती है, यह है मुगलों की चित्रकला। जिस प्रकार से स्थापत्य की दृष्टि से काम हुआ, जिस प्रकार से साहित्य की दृष्टि से काम हुआ, उसी प्रकार से मुगलों ने चित्रकला की दृष्टि से भी काम किया था। तो यहाँ मुगलों की चित्रकला पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। मुगलों की जब चित्रकला की बात करते हैं दोस्तों, तो इसकी हमें कई सारी विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। यहाँ एक तो हम लोगों को भारतीय, दूसरी फारसी, इन सभी शैलियों का मिश्रण देखने को मिलता है मुगल चित्रकला में। इन सभी शैलियों के मिश्रण के बाद जो मुगल चित्रकला बनी थी उसमें कई प्रकार की विशेषताएं थी। जैसे यहाँ पर दरबार की शान शौकत को बताने का प्रयास किया गया।
बादशाह की रुचि जो थी वो इस बात में थी कि आप कितना ज्यादा दरबार की शान ए शौकत को दर्शा सकते हैं। उसी प्रकार से इसमें बहुत महीन, बहुत बारीकी से काम किया गया था एक एक चीज के ऊपर। दूसरी तरफ हम लाजवर्दी और सुनहरे रंग का प्रयोग हम यहाँ देखते हैं। इसके अलावा यहाँ जो ब्रश होता था ना, वो या तो गिलहरी के बालों से ही बनाया जाता था दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर संध्या और रात्रि के चित्रों में सोने और चांदी के रंग भरे जाते थे। चित्र जो थे वो कागज पे भी बनते थे, कपड़े पे भी बनते थे, हाथी के दांत पर भी बनते थे और दीवारों पर भी बनते थे। यहाँ रूढ़िवादिता को ज्यादा प्रदर्शित नहीं किया गया है। खासकर जब हम बात करते हैं दोस्तों जहांगीर के समय में, तो रूढ़िवादिता की जगह पर वास्तविकता का प्रदर्शन किया गया है। जैसा किसी के हाव भाव दिख रहे हैं एज इट इज आपको दर्शाने पड़ेंगे। ये सभी मुगल चित्रकला की विशेषताएं थी। यहाँ पर बाबर के बारे में हम देखें तो चित्रकला में बाबर की व्यापक रुचि दिखाई पड़ती है। बाबर ने ईरान के प्रसिद्ध चित्रकार विहजाद कोई चित्रों की समीक्षा की थी, उसके बारे में अपने विचार दिए थे। और हुमायूं के दरबार में दो ईरानी चित्रकार हमें देखने को मिलते हैं, एक अब्दुस्समद और मीर सैयद अली। जब आप अब्दुस्समद की बात करते हैं ना दोस्तों, तो ये अब्दुस्समद अकबर के समय भी प्रमुख चित्रकार के तौर पर होता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा हम बात करें जहांगीर का काल, तो जहांगीर का काल जो रहा यही वास्तव में मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा गया था। क्योंकि चित्रकला के संदर्भ में जो भी विकास देखने को मिला है, जो भी कदम महत्वपूर्ण उठाए गए हैं, वो जहांगीर के समय ही उठाए गए थे। जैसे हम बात करें कि जहांगीर के समय फारसी प्रभाव से चित्रकला बिल्कुल मुक्त हो गई थी और यहाँ चित्रकला की जो भारतीय पद्धति है उसका विकास हुआ। इसी वजह से जहांगीर के समय को मुगल चित्रकला की जो व्यवस्था रही उसमें हम बोल सकते हैं कि वास्तविक आत्मा को लुप्त होता बताया गया। क्या कहता है पर्सी ब्राउन कि मुगल चित्रकला की वास्तविक आत्मा जहांगीर के समय मुक्त हो गई थी। जिस प्रकार की व्यवस्था मुगलों में पहले दिखाई पड़ती थी चित्रों में, वो सभी खत्म था। जहांगीर ने कहा कि आप जो ऐशो आराम और जो विलासिता उसको दर्शाए ना, आप वास्तव में जो सजीव है और जो बारीकी चित्रण है वो करें। किसी भी चीज को देखने के बाद उसमें सजीवता नजर आनी चाहिए। जहांगीर के समय पशु, पक्षी, फूल, वनस्पतियों का चित्रांकन किया गया, लेकिन धार्मिक संदर्भ में जो चित्र थे वो बहुत कम हुए। दरबार का चित्रण भी इस समय हमें ज्यादा दिखाई पड़ता है। यहाँ पर व्यक्तियों के चित्र बहुत ज्यादा संख्या में दिखने लगे, जिसमें हम लोग जहांगीर के बहुत सारे चित्र देखते हैं। यहाँ पर हम देखें जो चित्रों की एल्बम व्यवस्था जो है, एल्बम बनाने की जो शुरुआत है, वो जहांगीर के समय ही हम लोगों को देखने को मिलती है। जहांगीर के समय फारूक बेग, अकारिस, अबुल हसन, मंसूर, बिसनदास, मनोहर, गोवर्धन, बालचंद, दौलत खां, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट चित्रकार थे। जो मंसूर है ना, ये उड़ते हुए बाज का चित्र बनाने के लिए फेमस था और आगा रजा के नेतृत्व में चित्रशाला डिपार्टमेंट भी जहांगीर ने बनवाया था चित्रकला के विकास के लिए। शाहजहां के समय अगर हम चित्रकाल की बात करें दोस्तों, तो चित्रकाल के पतन जो रहा वो शाहजहां के समय से हम लोगों को देखने को मिला, क्योंकि शाहजहां जो है इसकी विशेष रुचि स्थापत्य में थी। इसने चित्र की तरफ ध्यान नहीं दिया। जिस प्रकार से जहांगीर ने स्थापत्य की तरफ ध्यान नहीं दिया और बाग बगीचे और चित्र बनाने की तरफ ध्यान दिया, उसी प्रकार से शाहजहां ने चित्रकला के ऊपर ध्यान न देकर स्थापत्य की ओर ध्यान दिया। अब यहाँ पर चित्रकला का जो पतन है वो किसके समय से दिखाई पड़ता है? शाहजहां के समय से। शाहजहां ने देवीय संरक्षण को अपनी तस्वीरों में कहीं ना कहीं दिखाना शुरू किया, देवी संरक्षण वाली तस्वीरें बनवाना शुरू किया। जैसे देवदूत इसका गुणगान कर रहे हैं और स्वर्ग से ताज लाकर इसको पहना रहे हैं। तो इस प्रकार की जो चित्र है वो शाहजहां ने अपने समय में बोल सकते हैं कि दर्शाए हैं। यवन सुंदरियां हो, रंग महल हो, विलासी जीवन हो, ईसाई धर्म, इससे संबंधित चित्र शाहजहां ने अपने समय में दोस्तों बनवाए थे। यहाँ पर शाही कलम चित्र बने, जिन्हें कागज पर फिटकरी और सरेस आदि के मिश्रण से बनाया जाता था। इस समय के चित्र की खासियत क्या थी कि बहुत बारीक चित्रण होना था, दाढ़ी का एक एक बाल दिखना चाहिए, रंगों को हल्की घुलन के साथ लगाना है, ये सब शाहजहां ने बताया। अगर उसकी दाढ़ी का कोई बाल सफेद हो रहा है तो उस बाल को सफेद भी दर्शाइए। तो एक एक चीज शाहजहां ने यहाँ पर अपने चित्रों में उतारने का प्रयास करवाया था, बहुत बारीक चित्रण यहाँ करवाया। औरंगजेब के समय देखें तो रूढ़िवादिता का समावेश हो जाता है
औरंगजेब के समय मुगल चित्रकला अपने अंतिम अवस्था में थी, लेकिन जब हम औरंगजेब को देखते हैं, इसने अपने पूरे शासनकाल में चित्रकला पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब इसका अंतिम समय चल रहा था तब इसने चित्रकला में कुछ रुचि ली, लेकिन वहां पर भी रूढ़िवादिता हमें देखने को मिलती है। शिकार खेलते हुए, दरबार लगाते हुए, युद्ध करते हुए औरंगजेब ने अपने कुछ चित्रित हमें दर्शाए हैं, जहां से हम लोगों को इनकी तस्वीरों का पता चलता है। लेकिन औरंगजेब जो है उसने अंतिम समय में न सिर्फ चित्रकला में रुचि ली थी, बल्कि अंतिम समय में उसको अपनी पूरी शासन व्यवस्था में जो उसने कर्म किए थे उसको लेकर पछतावा भी हुआ था। तो ये सभी की सभी व्यवस्थाएं मुगलों के समय की थी। इस लेक्चर के माध्यम से मुगलों का पूरा सेक्शन जो है दोस्तों हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब अगले लेक्चर में दोस्तों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मराठा साम्राज्य के बारे में। शिवाजी महाराज और पेशवाओं के अधीन कैसे मराठा साम्राज्य आगे बढ़ता है उसको हम लोग देखने वाले। क्यों? क्योंकि मुगलों के पतन के बाद भारत के जो वास्तविक उत्तराधिकारी माने जाने वाले थे वो मराठा ही होने वाले थे। तो कैसे मराठाओं ने अपने आप को एक शक्ति के तौर पर स्थापित किया और किस प्रकार से उस शक्ति को अंग्रेजों ने खत्म कर दिया, उसके संदर्भ में हम लोग चर्चा करने वाले अगले लेक्चर में। तो लगातार हमारी इस लेक्चर सीरीज से बने रहिए। ऐसे लोग जो पहली बार हमारे इस लेक्चर सीरीज से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हाँ, इतने मेहनत के बाद हम ये लेक्चर बनाते हैं दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया कीजिए ताकि उन सब तक भी ये डेटा पहुंच सके। तो मिलता हूं अगले लेक्चर में फिर से, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।